इसकी जो क्या है, जो टर्म्स है कि कौन बड़ा है, फंडामेंटल राइट्स बड़ा है या डीपीएसपी बड़ा है, जब हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा कि इसका पूरा क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। हाँ, ये बात तय है कि 1971 में यह जो 25वां क्या है, संविधान संशोधन, इससे प्रतीत होता है कि सरकार किसको आगे बढ़ा रही है, डीपीएसपी को, चाहे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ही करना क्यों ना पड़े। यहाँ तक बात समझ में आई है? समझ पाए? बत्ती जली कि जल ही गई? ये था पूरा इसका आर्टिकल 31 का ऑपरेशन। क्या है? अब देखिए, आप लोग जो है उस आर्टिकल को पढ़ने में ललायित हैं जो आर्टिकल को संसद ने ही समाप्त कर दिया है। ठीक है, आर्टिकल 31 का ए, 31 का बी अभी चूंकि अपने फॉर्म में है ही नहीं। ठीक है, ये अपने फॉर्म में जब है ही नहीं तो पढ़ने से क्या फायदा। पहले तो उसको पढ़िए जो प्रोविजन आपके पास है, पहले इसको पचा लीजिए ना। आप तो इतना समझ रहे हैं, कुछ बच्चे का जो है तोते उड़ने लग गए होंगे अभी से ही, और वो 13 तक आते आते उनका ठीक ठाक ऑपरेशन, आर्टिकल का क्या, उनका ही ऑपरेशन जो है हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आर्टिकल 13 भी आज ही समझा कर भेजना है, इसलिए बर्डन अभी ज़्यादा नहीं है। धीरे धीरे हौले हौले हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब समझिए, अभी तक हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ना आरंभ नहीं किया है, अभी हम उसके क्या है, दायरे में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के दायरे में प्रवेश करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी होती है ना, वही हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं ये मानकर चलता हूं कि जो कल लिस्ट हम लोग लिखे थे फंडामेंटल राइट्स का, उसको आप लोग याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, पहला फंडामेंटल राइट्स क्या है, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। आपको यह भी पता हो गया होगा आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 14 से 18। उसके बाद दूसरा अधिकार क्या था, राइट टू फ्रीडम। आपको यह भी पता होगा आर्टिकल 20 से 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, आपको यह भी पता होगा तीसरा अधिकार क्या है, शोषण का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, 23 और 24। ठीक है, आपको यह भी पता होगा कि इससे अगला अधिकार क्या है, राइट टू या फिर रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 से लेकर के 28। ठीक है, आपको यह भी पता होगा। ठीक है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, आर्टिकल 29, 30। ठीक है, 31 पढ़ना है। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है, 31 का क्या हो गया, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, 31 है अभी, 31 की मूल भावना क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ठीक है, जो उसका रेस्ट ऑफ द क्या बच गया है, आर्टिकल 31 का ए, बी एंड सी, उसका हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोग तो इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं कि आप लोग कल दिया गया टास्क और आप लोग याद करके आप लोग ठीक ठाक क्या है, बैठे हुए हैं। ठीक है, हम जब भी इस लिस्ट को देखते हैं तो मुझे क्लास 7th की याद आती है। क्लास 7th की एनसीईआरटी में आप देखिएगा कि वहाँ पर फंडामेंटल का लिस्टिंग दिया गया है। ठीक है, वो हमारे जीवन का न भूलने वाला क्या क्षण था वो, क्लास 7th का वो समय। ठीक है, वो टीचर का नाम अभी तक क्या है, जवान पर है। ये लिस्ट हमसे याद नहीं हो पाया था। ठीक है, कि मैं फंडामेंटल राइट्स कौन कौन हैं, और इसके लिए जो मुझे वहन करना पड़ा 45 मिनट का मुर्गा। आप समझ नहीं सकते हैं कि मुर्गा बनना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, 25 मिनट के बाद जो है जूतों से ऐसा लग रहा था कि हम आग पर बैठे हुए हैं।
आप तो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है ना, आप लोग कभी ये सब चीज दंड पाए ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है दर्द क्या होता है। ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का लिस्ट याद नहीं था। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद क्या रिलीजियस फ्रीडम, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, उसके बाद क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सिर्फ हम इतना बता दिए होते तो क्लास 7 का वो पल आज तक मुझे याद ना रहता। ठीक है, अब कुछ लोग हमें उस समय समझा कि ये पढ़ाकू लोग कैसे याद कर लेते हैं, उससे पहले दिमाग में आता है ये सब पता है ब्रेन में कहाँ है वो, पूरा याद कर ले पूरा बैठ के एकदम। आपको बताऊँ जो टॉपर थे वो आज भी क्या है, किसी मॉल किसी दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, जाते हैं कभी कभी क्या हो, पूरा माहौल बनाया हुआ था कि पूरा तोड़ देंगे फोड़ देंगे। आज जो हम लोग के समकक्ष था वो मेरे को छोड़कर सब सक्सेस है। ठीक है, सब जो है कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं, चाहे बिहार यूपी अदर स्टेट में। ठीक है, तब समझा कि क्लास टॉपर होने से कोई मैटर नहीं होता, ये क्लास टॉप का तो कोई भी पास कर सकता है जी। ठीक है, इस छत के नीचे सभी क्या है, और एक भूख था जो क्लास 10 तक जो हम लोग ग्रुप नहीं पढ़ा था सबका क्या एक अलग भूख था, वो भूख को समाप्त करने सब खूब पढ़ गया। ठीक है, उसमें एक था जूनियर का नाम था मनीष रंजन, अभी बिहार का ही है, वो हम लोग के साथ रह के वो भी गंगा पार कर लिया, उस अभी बार के पूरा साहित्यिक बना हुआ है, जॉब तो लगा नहीं, उसमें बहुत जूनियर था वो। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि वो इस बार उसका भी कल्याण हो ही जाएगा। वो बोलता है कि भैया मेरा जॉब लग गया तो हम आपका कल्याण कर देंगे। क्या हम इतना कमजोर है रे। ठीक है, भावुक है ना वो सब, तो रूम में रख रख के सिखाते थे। ठीक है, और जब दिल्ली में टीचिंग के क्षेत्र में जब सक्सेस हो गए, ठीक ठाक नाम होने लग गया, तो गए उसी मैडम के पास कि मैम आज मैं इस कोचिंग का टीचर हूँ और इतनी इतनी सैलरी मिल रही है मुझे, अगर मैं तुझे उस दिन मुर्गा ना बनाई होती तो तुम मैडम 3 साल तक भी नहीं पढ़े थे। वो तो पढ़े सेंटअप के बाद। ये बात नहीं बोले थे लेकिन मन में था कि देखो वो उस समय भी गाली दी, और जब आज सक्सेस हम खुद के बल पर हो गए हैं तो ये हमारी सक्सेस का भी क्या है, क्रेडिट वो ले रही है। हमको चलो टीचर ही तो है। ठीक है, हम गए थे जानकर दिखाने कि वो इतनी भद्दी भद्दी बात बोली कि शीला दीक्षित तुम लोग के लिए ही पुल बना रही है, तुम लोग पुल घूमने वाले विद्यार्थी हो। ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग किया, तुम तो उतना झेल ही नहीं पाओगे टीचर के जो है वो सब शब्द। हम लोग शब्द के बांध झेल कर हम लोग यहाँ तक बढ़े हैं। अच्छा, तो ये लिस्ट देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि आर्टिकल 12 कहाँ चला गया, फिर आर्टिकल 13 कहाँ चला गया? अच्छा एक बताओ, ये अधिकार मिलेगा मिलेगा देगा कौन? ठीक है, ये अधिकार मिलेगा मिलेगा ठीक है, पर देगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, स्टेट देगा भाई। ठीक है, तो आखिर इस स्टेट का फंडामेंटल चर्चा तो हो। ठीक है, इसलिए मौलिक अधिकार आरंभ करने से पहले यह आवश्यक था कि आर्टिकल 12 में क्या किया जाए, यह बताया जाए कि यह मौलिक अधिकार देगा कौन। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 12 में किसका डेफिनेशन है? स्टेट। आप देखिएगा आर्टिकल में है, वहां पर क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की क्या है परिभाषा दी गई है कि कौन होगा राज्य। ठीक है, एक वो राज्य जो आप समझ रहे हैं, भारत सरकार है, राज्य सरकार है, पंचायती राज है। राज्य में वह भी शामिल, वह संस्था भी शामिल हो जाएगा जो संस्था सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही है। समझ रहे इस बात को? संस्था जैसे एनसीईआरटी है, यह क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करे, तो यह एनसीईआरटी भी अपने आप में क्या है, स्टेट है। बीसीसीआई ये क्या है, सार्वजनिक संस्था है। ठीक है, तो यह भी अपने आप में क्या है, स्टेट है। ठीक है, वह व्यक्ति भी स्टेट कहलाएगा जिस पर केस किया जा सकता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। जैसे मान लो डीएम, डीएम अपने आप में क्या है? ठीक है, क्या लिखा रहता है, पब्लिक सर्वेंट, इंडिविजुअल सर्वेंट है, वो बॉस है, बॉस। जिले का क्या है, वो बॉस है, कौन?
और आईएएस के मामले में सबसे छोटा पद है कौन सा? डीएम। मेन तो आपका रॉयल्टीज होता है कब जब ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, तब कि जब आपके ऑफिस के आगे पीछे जो डीआईजी सब जो फाइल लेकर घूमता रहे, ठीक है। अभी क्या है आपका रक्षा सचिव जो होगा, समझिए उसके ऑफिस के सामने तीनों जल थल वायु सेना जो है चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। ये ताकत होती है आईएएस का कि आप रक्षा सचिव जब बन जाइएगा तो आपसे मिलने के लिए थल सेनाध्यक्ष पर्ची भेजेंगे कि हम एक बार मिल तो लो यार, कम से कम एक बार। ये पावर होता है, ठीक है। इसलिए टकराने का नहीं है, ये नहीं कि फंडामेंटलाइज पढ़ गया डीएम से गए टकरा गए, वो स्टेट है, कूटे जाओगे बरदम, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा दी गई कहां पर? आर्टिकल 12 में। एक वो राज्य जिसे हम समझ रहे हैं भारत सरकार है, राज्य सरकार है, पंचायती राज है, वह संस्था भी राज्य में आ जाएगा जो संस्था किस क्षेत्र में काम कर रही है? सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही है। वह व्यक्ति भी राज्य के क्षेत्र में आएगा जो पब्लिक सेक्टर में काम करिए और जिस पर केस किया जा सके, ठीक है। तो आर्टिकल 12 का फंडा समझ गए आप लोग। देखिए, एक है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वो क्या? आर्टिकल, आपको बताओ सारे फंडामेंटल राइट्स पर भारी कौन है? आर्टिकल 13। तो आर्टिकल ये बताओ फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है या नहीं? बहुत महत्व का है, ठीक है। तो इसको अजर अमर का वरदान तो मिलना चाहिए ना, तो इससे अजर और अमर का वरदान दे कौन रहा है? समझ, इसका महत्व इतना है, ठीक है। क्या आप पढ़ना चाहेंगे आर्टिकल 13 का पूरा फंडा? चलिए, तो आर्टिकल 13 जब आप पढ़िए तो एक तरफ लिखिए अपने कॉपी में आर्टिकल 13 और एक तरफ लिखिए आर्टिकल 368, और ऐसे ही पन्ना को जो है आप भी इस प्रकार डिवाइड कर दीजिए। ये लाइन काटा हुआ कॉपी मत यूज किया कीजिए, समझ रहे इस बात का? आलो बच्चे थोड़ी हैं जो आप जब लिखेंगे तो आप क्या होगा, जब पहली बार जो भी कोई लिखता है वाइट पेज पर सबका जो है लाइन कुछ इस प्रकार आता है, हर किसी का होता है। तो इससे घबराइए नहीं, ये लिखते लिखते जो है वो अपने आप क्रम में लगने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए वाइट कॉपी पर लिखे। हम लोग वाइट शीट खरीदते थे, वाइट शीट, वाइट पेज, और परीक्षा मतलब जिस पर देते हैं वो पैड रखते थे, वो पैड के ऊपर शीट लगा के रखते थे, हम लोग नोट्स बनाते थे। इसका फायदा क्या होता था कि एक टॉपिक हुआ उसका स्टेपल कर दिए, एक फाइल लग गया, फिर एक चैप्टर हुआ एक स्टेपल किए, फिर उसको फाइल में, क्योंकि कॉपी है वो उसमें कई चैप्टर आ जाएंगे, और एक साथ जब कई चैप्टर होंगे तो उसका रिवीजन करने में समस्या होती है, ठीक है। ऐसा हमें अच्छा लगा था, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन व्हाइट शीट यूज किया कीजिए, मतलब व्हाइट कॉपी वगैरह, ठीक है। अब समझिए, देखिए हम लोग कई विवाद को समझ सकते हैं यहाँ से। पहली बात क्या है कि बड़ा कौन है, फंडामेंटल राइट्स बड़ा है या फिर डीपीएसपी बड़ा है? एक तो सवाल का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद है, चूंकि आर्टिकल 368 के साथ पढ़ते हैं किसको? आर्टिकल 13 को, तो इसमें एक सवाल का जवाब यह भी है, क्या अमेंडमेंट करके मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या हो सकता है। ये कई प्रकार के सवाल, ये मेंस में भी सवाल आते हैं, ठीक है। यह जो आर्टिकल 13 का क्या विवाद है, यह पीटी से ज्यादा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से समझ लीजिए। आर्टिकल 13, इसमें 3 क्लॉज पहले से थे, ठीक है। आर्टिकल 13 का 1, आर्टिकल 13 का 2 और आर्टिकल 13 का 3, राइट। मूल संविधान में आर्टिकल 13 के लिए कितने क्लॉज थे? 3 क्लॉज थे, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 368 में देखिएगा, तो इसमें जो है 2 क्लॉज हुआ करते थे। एक है आपका
368 का 1 एंड 368 का 2। ठीक है जी। समझ में आ रहा है? लास्ट बेंच का हो, बुझाता, बुझाला। वेरी नाइस, धन्यवाद। कौन बोला हो? आप जानते हैं भोजपुरी? कहाँ से हैं? बक्सर से। हंसे नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है भोजपुरी, जबकि मेरा मदर टंग भोजपुरी नहीं है। ठीक है, मगही भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ मैं। ठीक है, भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य का कुछ भाषा ज्ञान तो होना ही चाहिए। नहीं तो मान लो आपको दिल्ली से आना है बिहार, तो आप बक्सर आरा होके ही आइएगा। तो आपको सीट बचाना है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप भी इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, तब आपका सीट। यार हद तो हो गया, राजधानी में घुस जाता है। बुरा मत मानना भाई, ठीक है। वो सुबह उठा हो, मुझे सीट रिजर्व बा, तक तो सीट रिजर्व तक का होइल, उठा घर लेके जाए का सीट। ठीक है, अब इसके बाद कोई शब्द रह नहीं जाता है। ठीक है, फिर अपना बोरिया बिस्तर बंद करो, अगर बैठा बैठा हो उसे पूछे क्या आपको डर नहीं लगता? राजधानी है, पकड़े जाओगे, फाइन लग के काटी फाइन। ओह माय गॉड। अच्छा, ये बिहार का ही प्रॉब्लम नहीं है। आज जब दिल्ली जाएंगे तो अलीगढ़ में भी आपको यही दृश्य देखने को मिलेगा। उधर जब जाएंगे अलीगढ़ के बाद, वहाँ से 2 घंटा पड़ता है दिल्ली, तो यहाँ से आरा से 1 घंटा पटना, 2 सेशन झेलते हैं, फिर वहाँ अलीगढ़ से उधर। ठीक है, बिहार भी दोनों भाई भाई है ना। सबसे मज़ा है साउथ में, कोई टोकने वाला नहीं। ठीक है, वहाँ पर दिखाई पड़ता है इक्वालिटी, जस्टिस एंड ऑल। ठीक है, सिर्फ इधर ही नहीं, इधर भी है। ठीक है, आरा बक्सर वाले घबराइए नहीं, सिर्फ इधर ही नहीं है, आपसे भयंकर तो, ठीक है, बाढ़ मोकामा के आगे बख्तियारपुर सब, भागलपुर, नौगछिया। हद ये हो गया जब सिलीगुड़ी से लौट है ट्रेन से, और संजोग से क्या था, जिस ट्रेन में टिकट था वो ट्रेन छूट गई। तो मालूम चला एक ट्रेन है जो यह भी जा रही है, कहाँ पटना ही जा रही है, शायद महानंदा एक्सप्रेस था। मुझे जनरल में सीट मिल गया। ठीक है, तो मुझे सीट मिल गया तो मैं ही रहता हूँ। भागलपुर आते आते क्या किया, इतना बड़ा सामान ला के मेरे सामने रख दिया। हमको भाई को हटाओ, हम टांग कहाँ रखेंगे? बोला यहाँ खड़ा हो के जगह नहीं गया, तू बैठने का सोच रहे हो क्या? बोले मैं इससे कौन टकराएगा हो? उसको बोले कि भाई बैठे तो टांग कहाँ रखे हम? तो बोले मोर ला टांग के। हम बोले माय गॉड, ऐसे ऐसे लोग हैं। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा, है ना। आप लोग बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति, ये सब से छवि बिगड़ती है। और ऐसा जब सिचुएशन है तो टकराना भी नहीं है, ये नहीं कि दिखाई देंगे तुमको हम कौन है, ये सब नहीं। लफंगे से चलो उलझने का, कीचड़ से बच के चलना चाहिए। ठीक है, हम चाहते तो उसको बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब मतलब कोई अगर किसी से हेल्प भी कर लेंगे तो लोग क्या बोले कि तुम तोप चलाए तो किसी पर है, मुर्गा पर। आजकल नहीं देखते कुछ जो बाइक टाइप का लगा, कुछ यूं यूं के बाइक चलाते रहते हैं, बहुत हंसी आती है। तुम छपरी टाइप का, ये सब इसको लाइफ में कुछ करना जाना नहीं है। आप लोगों को कुछ आगे बढ़ना है, इसलिए आप लोगों को कीचड़ से बच के रहना चाहिए। ठीक है, और असली बॉस कौन है? जो स्टेट मतलब डीएम। ठीक है, अब देखिए क्या है, आर्टिकल 13 कैसे बचाता है। अब अपने विषय पर आ जाइए। ठीक है, आर्टिकल 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को पहले से चली आ रही कानून से भी सुरक्षा मिलेगी। समझे इस बात को? पहले से चली आ रही कानून हम कैसे समझे? तो आपको जैसा कि पता होगा, हम आज़ाद कब हुए हैं?
15 अगस्त 1947 को, राइट। हमारा संविधान बना कब है? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो इस बीच देश रेगुलेट हुआ ही किससे है? भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। कहा जाता है कि हमारे संविधान में 75% जो एलिमेंट है वो कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। इसका मतलब कि यह जो प्रावधान है वो पहले से चली आ रही है, हाँ या ना? कब से? जब से मेरा संविधान लागू हुआ है उससे पहले से चली आ रही है, ठीक है। उसके बाद है कि 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू हो चुका है। संसद के पास ताकत है कि वो नया कानून बना सकता है, ठीक है। न्यू लॉ या न्यू रूल जो है वो बना सकता है। इन दोनों ही कानून से सुरक्षा दिया गया है किसको? फंडामेंटल राइट्स को। बात को समझ पा रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स को पहले से चली आ रही कानून से भी सुरक्षा मिल गई है, और बाद के कानून जो पार्लियामेंट बनाएंगे उससे भी क्या है? सुरक्षा दी गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में क्या है? ठीक है, कहता है कि फंडामेंटल राइट्स ग्रेटर देन प्री कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? जो पहले से चली आ रही कानून, जो पहले से चली आ रही कानून है प्री कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम कैसे समझे? जब मान लिया जाए कि फंडामेंटल राइट्स का वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार है, ठीक है। जो पहले से चली आ रही कानून है वो फंडामेंटल राइट्स को इतने भाग को वो क्या कर रही है? डाइल्यूट कर दे रही है। एकदम ध्यान से समझना है, बुझाता? मान लो ये क्या है तुम्हारा? प्री कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपका फंडामेंटल राइट्स। तो पहले से जो कानून आ रही है वो मौलिक अधिकार के इतने भाग को क्या कर दे रही है? डाइल्यूट कर रही है। अब बड़ी बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स डाइल्यूट होगा या पहले से चली आ रही कानून है वो डाइल्यूट हो जाएगा? तो पहले से जो चली आ रही कानून है वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या रहेगा? अजर और अमर रहेगा। बात को समझ गए? ये बातें कही गई है किसमें? आर्टिकल 13 क्लॉज 1। उसके बाद है, कहता है फंडामेंटल राइट्स ग्रेटर देन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या? फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है, और संसद नया कानून बना करके फंडामेंटल राइट्स के इतने भाग को खाना चाहे, ठीक है। अब बड़ा सवाल यह है कि कौन डाइल्यूट होगा? नया कानून डाइल्यूट होगा या फंडामेंटल राइट्स डाइल्यूट हो जाएगा? नया कानून क्या हो जाएगा? वो डाइल्यूट हो जाएगा। ये आपका क्या है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स अजर और अमर रहेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? आर्टिकल 13, ठीक है, क्लॉज 1, फंडामेंटल राइट्स ग्रेटर देन प्री कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मौलिक अधिकार को वह कानून से सुरक्षा मिल गई है जो कानून पहले से चली आ रही है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 2, मौलिक अधिकार को नए कानूनों से क्या दी गई है? सुरक्षा दी गई है। जो नया कानून है अगर मौलिक अधिकार को खाना चाहेगा तो नया कानून जो है अच्छा पूरा कानून या जितना भाग डाइल्यूट करेगा उतना भाग क्या हो जाएगा? नया कानून या पुराना कानून डाइल्यूट हो जाएगा। मौलिक अधिकार अपने रूप में बना रहेगा। इससे पता चलता है कि आर्टिकल 13 किसको सुरक्षा कवच दे रहा है? फंडामेंटल राइट्स। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? नियम कानून का समूह। तो आखिर इस नियम कानून में शामिल कौन होगा? ठीक है, कैसे कानून, ठीक है, कैसे चीजों से, कैसे रूल से, कैसे रेगुलेशन से फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा दी गई है। तो इसके लिए लिस्ट बनाया गया है किस कहां पर? आर्टिकल 13 में। तो कहा गया है ऑर्डिनेंस से,
ऑर्डिनेंस समझते हैं आप? अध्यादेश हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अध्यादेश ला करके भी मौलिक अधिकार को सीमित किया नहीं जा सकता। उसके बाद है रूल बना करके, कोई रेगुलेशन है, कोई रेगुलेशन बना करके, ठीक है, कोई ऑर्डर पास करके, कोई ऑर्डर पास करके भी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में जो लिस्ट दिया गया है, इसमें क्या क्या शामिल है? ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन एंड ऑर्डर, ये चीजें शामिल किया गया है। क्लियर? मतलब अगर हम इसको उल्टा पढ़ें, ठीक है, हम इधर से पढ़ना स्टार्ट करें, तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को किसी ऑर्डर, किसी रूल, किसी रेगुलेशन, किसी ऑर्डर से हम सीमित नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन जो पहले से चली आ रही हैं या बाद में संसद द्वारा बनाई गई है। क्या हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं? ये तीनों क्लाउज को क्या हम इस प्रकार तो पढ़ सकते हैं, या ना? ठीक है, ये बातें समझ में आई आर्टिकल 13। उसके बाद है, आ जाइए आप कहां पर, आर्टिकल 368। इसमें कहा गया है प्रोसीजर की चर्चा की गई है कि संसद किसी भी संविधान में किसी भी प्रावधान में क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है। इसका चर्चा किया गया है, भूमिका बनाया गया है आर्टिकल 368 का क्लॉज 1 में। जबकि यहां पर क्या किया गया है? प्रोसीजर की चर्चा की गई। आखिर वो प्रोसीजर क्या होगा? तो वो प्रोसीजर हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में ही। वह प्रोसीजर है स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% से आधे से अधिक स्टेट। ठीक है, विवाद कहाँ है? हाँ, क्या लग रहा है? अच्छा सॉरी, अब ठीक, चले आगे। विवाद क्या है? अब ये विवाद ये है, इधर संसद को ताकत दिया गया है कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है। एक तरफ क्या दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को किसी ऑर्डर, किसी रूल, किसी रेगुलेशन, किसी ऑर्डर से सीमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब विवाद क्या है? विवाद ये है, क्या आर्टिकल 368 क्या आर्टिकल 13(3) का भाग माना जाएगा या नहीं? इसको एक बार नहीं कई बार सुनिए, समझिए। क्या जैसे आर्टिकल 368 को एक बार तो स्किप करो, एक बार पुनः पढ़ो कि फंडामेंटल राइट्स को ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, किसी ऑर्डर से हम सीमित नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कानून पहले से आ रही हो या संसद कोई नई कानून बना कर रही है। ठीक है, इससे हम सीमित नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम संविधान में संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकते हैं? क्योंकि 368 का चर्चा कहां पर की नहीं गई है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। यही विवाद है। ठीक है, अब कहा जाता है क्या संविधान सभा ने जानबूझकर छोड़ा या गलती से छूट गई? आपको लगता है गलती हो सकती थी? ठीक है, इसीलिए विवाद सामने खड़ा होता है कि क्या आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का भाग है या नहीं। अगर आर्टिकल 368 को अगर हम मान लें, दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो मान ले हाँ या तो मान ले ना। अगर हम मान लेते हैं आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का भाग है, तब क्या होगा? इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स आपका क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट हो जाएगा, हाँ या ना? मतलब किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स में बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर 368 को हम 13 का भाग ना माने, तो हम कह सकते हैं कि संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को हम क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं, हाँ या ना? बत्ती जली? अब लग रहा है कि हाँ विवाद बहुत गहरा है। ठीक है, इसको मिटाएं,
मिटाए नहीं तो। अब देखो, ये बताओ, हम अगर वेन डायग्राम बनाए 368 एंड 13, यह किस बात को दिखा रहा है कि आर्टिकल 368 किसका भाग है? आर्टिकल, आप लोग रीजनिंग पढ़े, उसमें एक चैप्टर है साइलोलिज्म। साइलोलिज्म में नहीं पढ़े आप लोग? कुछ कुत्ता बिल्ली है, सभी बिल्ली पेन है। हम लोग जब निकले लोग एमएससी का, ये कहा है वो कुत्ता बिल्ली ये क्या है? तो बोला कि इसको वेन डायग्राम से बनाया जाता है। ठीक है भाई, ये तो अजीबो गरीब क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब पजल तो समझ में आता है कि चलो वहाँ पर कुछ समस्या लग रही है। ठीक है, ये तो कुछ कुत्ता बिल्ली है, सभी बिल्ली पेन है, निष्कर्ष पे आ जाइए, कोई पेन चूहा नहीं है। तो ये कैसा कैसा भाई कंसेप्ट, मतलब क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, कभी पढ़े ही नहीं सब चीज़ें, अचानक से ये सब्जेक्ट बनकर सामने आ खड़ा हुआ है। आपको भी सी सेट पास करना होगा तो ये सब तो पढ़ना ही होगा ना, कहाँ तक भागिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वेन डायग्राम को जीएस में ही उतार दिया। ठीक है, जीएस में ही मैंने देखा इसको, वेन डायग्राम जहाँ जहाँ समस्या बहुत गहरा हो वहाँ वेन डायग्राम डालकर जब देखा तो वो समस्याएं बहुत आसानी से हल हो रहा था। तो इस वेन डायग्राम को देखिएगा तो हम कह सकते हैं कि सभी 368 13 क्या है, भाग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 368 मतलब संविधान में संशोधन करके भी हम मौलिक अधिकार को क्या नहीं कर सकते हैं, सीमित नहीं कर सकते हैं। एक कंडीशन क्या हो सकता है कि गोला गोले से बाहर होगा, 13 अलग और 368 अलग। गोला को गोले से बाहर कर दिया जाए, इसका साफ मतलब है कि अमेंडमेंट करके सीमित किया जा सकता है। यही विवाद था। ठीक है, इसी विवाद को गोला गोले के बाहर कब जा रहा है, कब भीतर आ रहा है, बस इसी को समझना है 5-6 केस में। ठीक है, चले हम लोग। चलिए, एक केस तो आपका जो आरंभिक दौर में था। आरंभिक दौर में केस क्या था आपका? एक कि देश आपका आज़ाद हुआ है, संविधान बना है, संविधान लागू हो रहा है। चूंकि जो इस समय जो प्रधानमंत्री है वो समाजवादी है, इसका मतलब है सोशल जस्टिस पर उनका क्या फोकस है, सोशल जस्टिस पे फोकस है। इसका साफ मतलब है कि वह डीपीएसपी को वह रेगुलेट करने पर ज़्यादा बल दे रहे होंगे। ठीक है, इस रास्ते में जो बाधा बना वो बाधा था लैंड रिफॉर्म। ये बाधा क्या था? लैंड रिफॉर्म। आग में घी का काम कब किया? जब चंपकम दोराई राजन का मामला जब आया कि एक तरफ लैंड रिफॉर्म फिर सोशल जस्टिस को लेकर के हमारा जो विधायिका है उन्होंने क्या किया, संविधान में क्या कर दिया, वह संशोधन। ठीक है, संविधान में कौन सा संशोधन होगा? पहला संशोधन। और क्या क्या लिखवाया गया कि जब सरकार सोशल जस्टिस को लेकर काम करे तो इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना, मतलब क्या हो गया? कौन कौन सा वो आर्टिकल हो जाएगा? 14, 19 और आर्टिकल 31। ये बातें समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद धूमधाम से जमीन छीना जा सकता है। ठीक है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। चंपकम के बाद तो आगे गाड़ी आगे बढ़ी। वो अगला केस आता है शंकरी प्रसाद का, नाम है शंकरी प्रसाद। ये केस 1955 का है, शंकरी प्रसाद का। इनका भी मतलब धीरे धीरे, देखिए अब क्या हुआ कि फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद धीरे धीरे लैंड रिफॉर्म के क्षेत्र में अब जमीन सबका जो है ले करके जमीन बांटने का काम शुरू हो गया है। ठीक है, इसी क्रम में शंकरी प्रसाद है, इनका भी जमीन छीना गया। यह भी कहां भागे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दलील क्या दे रहे हैं समझिए। देखिए, चंपकम दोराई राजन के बाद ने सरकार ने क्या किया? फर्स्ट अमेंडमेंट। उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट करके सरकार ने क्या कर दिया है कि वह इजीली अब किसी का जमीन ले सकता है
जब किसी का जमीन लेगा तो इसे संपत्ति के अधिकार के खिलाफ माना नहीं जाएगा। इसी बीच में शंकरी प्रसाद का मामला आ गया, इनका जमीन छीना गया, बेचारे असंतोष हो गए, कहाँ पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। शंकरी प्रसाद जो सुप्रीम कोर्ट को दलील दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि गोला गोले के क्या है, भीतर है। मतलब शंकरी प्रसाद का मानना था, कहना था कि भाई साहब आर्टिकल 13 के 3 क्लॉज में अमेंडमेंट वर्ड क्या नहीं है। इसीलिए अब तो मतलब इसका इस चीज को समझिए, जब ये लिखा हुआ नहीं है तो इसका व्याख्या दोनों साइड हो सकता है ना, कि इसकी भावना को या तो माना जाएगा या तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, शंकरी प्रसाद क्या मान रहे हैं कि आर्टिकल 368 किसका भाग है, 13 का। पंडित नेहरू का दलील दे रहे हैं कि गोला गोले के का है। साथ ही साथ इस दलील को मजबूत करने के लिए पंडित नेहरू जो दलील दिया, चूंकि खुद वकील भी थे, कहते माय लॉर्ड फर्स्ट अमेंडमेंट कहाँ से हुआ है, संसद से हुआ है। और इस समय संसद में कौन लोग बैठते हैं, जिसने संविधान लिखा है। मतलब संविधान सभा की ही इच्छा है कि गोला गोले के क्या रहे, बाहर। अब बताइए केस कौन जीतेगा, शंकरी प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल। अब बताओ सरकार को, आपको ऐसा नहीं कि सरकार को और हौसला अफजाई हो गया, सरकार की हौसला और क्या हो गए, और मतलब बम बम करने लगे कौन, पंडित नेहरू, कि आप तो और धूमधाम से लूटेंगे। दलील देखिए वकील का नहीं, सब दलील समझिए कैसे वो सब जो है केस को फाइट करता है। ठीक है, अब आगे चल करके मामला आया पंजाब का, नाम है सज्जन सिंह, नाम है सज्जन सिंह, लेकिन सज्जन थे या नहीं ये नहीं पता है। ठीक है, फिर वही मामला, सेम केस किसका, शंकरी प्रसाद का, गोला गोले के भीतर है या गोला गोले से बाहर है। और चूंकि पहले का ही क्या था, रेपुटेशन हुआ इस समय कि गोला गोले से क्या है, बाहर है। सरकार और क्या हो रही है, बम बम कर रही है। ठीक है, सरकार की हौसला और क्या हो रही है, मजबूत। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, एक लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में यह जो टकराव है, यह टकराव नया नहीं है, यह टकराव बहुत पुराना है। जब संविधान लागू हुआ तब से ही न्यायपालिका और किसके बीच में, विधायिका के बीच में टकराहट है। कहा जाता है ये पार्शियल क्या है, वार है दोनों के बीच में। जब विधायिका मजबूत होती है तो कमजोर कौन पड़ता है, और जैसे ही विधायिका कमजोर पड़ती है न्यायपालिका, इस समय विधायिका क्या है, मजबूत है। क्यों, पंडित नेहरू है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैटर आगे बढ़ा, ठीक है, आया बारी किसका, गोलकनाथ का। गोलकनाथ का मैटर, ये मामला है आपका 1967, गोलकनाथ का मैटर है। ठीक है, अब गोलकनाथ के मैटर इस जगह इसे समझिएगा, इस समय पंडित नेहरू भी चल बसे। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, जो हवाएं आज राहुल गांधी को लेकर उठी हुई हैं, वही हवाएं था किसके साथ, इंदिरा गांधी के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है प्रमुखता से खुद का ताकत दिखाने के लिए कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, पहले के डिसीजन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो गोला गोले के बाहर था, अब वो अकॉर्डिंग टू गोलकनाथ यह मैटर क्या हो गया, गोला गोले के भीतर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया, 368 को किससे मिला लिया, आर्टिकल। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने ही जजमेंट पर दुखी हुआ हो तो वह जजमेंट था किसका, गोलकनाथ के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद दुख जताया। क्यों ऐसा, कि सिंपल देखिए, इस समय तक आते आते सुप्रीम कोर्ट को भी यह एहसास हो चुका था, ठीक है, कि यह देश सिर्फ फंडामेंटल राइट से
नहीं चलेगी। इस देश को चलाने के लिए आवश्यक है डीपीएसपी को भी क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, इसीलिए अब ये चूंकि 368 किसके भीतर आ गया है, 13 का, इसका साफ मतलब है कि अब संशोधन करके भी फंडामेंटल राइट्स को सीमित नहीं किया जा सकता है। तो इसी क्रम में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को बदलने के लिए आतुर हुआ। सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को बदलने के लिए क्या रहा, आतुर हुआ। वह इंतजार कर रहा है कोई तो आए। ठीक है, इसी में केरल के एक मठाधीश थे, केरल के मठाधीश मतलब मठ के मालिक को मठाधीश कहते हैं। ठीक है, केरल के मठ का नाम था केशवानंद भारती। हाल ही फिलहाल उनका डेथ हुआ है। केशवानंद बेचारे का जमीन छीन गया था। ठीक है, हाँ, एक चीज जो आपको इससे पहले समझना है, पहले ये समझना है कि इससे पहले समझ लीजिए एक अमेंडमेंट हुआ आपका 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, हो कब रहा है, ठीक है, 1971 में। दो जगह अमेंडमेंट किया गया। एक आर्टिकल 13 में इसमें 4 जोड़ा गया। ठीक है, और एक है आर्टिकल 368। पहले से क्या था, उसमें 2 क्लाउज था, तीसरा क्लाउज जोड़ा गया। दोनों में ही क्या लिखवाया, इसका प्रभाव इस पर नहीं, इसका प्रभाव, इसका मतलब या गोला गोले के बाहर रखने का प्रयास कर रहे थे। कौन, मिसेस इंदिरा गांधी। ठीक है, इसका मतलब गोलकनाथ के जो क्या जजमेंट था, इसको पलटने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया, 24वां संविधान संशोधन 1971 में। ठीक है, अब गोलकनाथ के मैटर को कौन पलट दिया है, पार्लियामेंट। ठीक है, कहा गया 13 का प्रभाव किस पर नहीं, इसका मतलब सरकार जो पहले से चली आ रही थी, जो गोला गोले के क्या है बाहर है, इसको रखने का प्रयास किया। यहां तक समझ में आया आपको। इसी के बाद जो है, अब जब गोला गोले के बाहर है, इसका मतलब जमीन पुनः हड़पना शुरू हो जाएगा। अब यह मामला जो है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पहुंच चुका है। कहां, केरल। और केरल में एक मठाधीश का नाम है क्या, केशवानंद भारती। इनका मठ छिन गया। ये भागे भागे कहां है, और सुप्रीम कोर्ट तो इंतजार में था, बोला यस वेलकम, आइए, हम आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। और इसीलिए केस का नाम पड़ा केशवानंद भारती वर्सेज केरला। ठीक है, यह केस की सुनवाई हो रही है 23 अप्रैल 1973। यह डेट याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, हसा भारी बनाने के लिए डेट, और चूंकि जल्दी जजमेंट आ रहा है, हमारे देश में एक घटना घटी कि हमारे यहाँ भगवान पैदा लिए क्रिकेट का, सचिन तेंदुलकर। सचिन का जन्म इसी दिन हो रहा था। किस दिन, 28 का, 23 अप्रैल 1973 को। तो 23 अप्रैल 1973 जो आपका डेट है, वो केशवानंद भारती के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ क्रिकेट के भगवान इसलिए जन्म ले रहे हैं। ठीक है, तो खैर वो तो आपका इच्छा करता है कि आप क्या याद रखना चाहते हैं। ठीक है, किसका बर्थडे चाहते हैं मनाना। ठीक है, लेकिन यह दिन बहुत ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इसलिए भी था कि अभी तक का सबसे बड़ा बेंच बैठा था। ठीक है, 13 जज का क्या था, बेंच बैठा था। और यह जो जजमेंट हो रहा था, यह जजमेंट आया 7 और 6 के रेशियो से। ठीक है, 7 और 6 के रेशियो से। अब सिंपल सी बात है, 7 वाले जिधर जाएंगे जजमेंट उस साइड जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, ये लोग जो जजमेंट दिए वो अपने आप में क्या है, यूनिक। वो यूनिक क्या है, क्योंकि आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें जो पहला मामला था वो प्रीएम्बल को लेकर के था। उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब चूंकि अमेंडमेंट की बात थी, वो कहा यस मैडम यू कैन अमेंड इन एवरीवेयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बोला वाओ, कौन करिए, मिसेस इंदिरा गांधी। बोला यस। बोला किंतु
किंतु मैडम यू कांट अमेंड इन बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में आप अमेंड नहीं कर सकते। ये का होला हो बेसिक स्ट्रक्चर, तो हम अभी ना बतबुआ, जब जब समय अथवा तब तब बतबुआ ना कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाएगा। अब जरा बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि विधायिका के गला में पट्टा कौन बांध दिया है? जुडिशरी। ठीक है, अब किसी की जमीन अगर छीनी भी जाएगी, ठीक है, तो उसका डिसीजन जो है, अंतिम डिसीजन कौन देगा? जुडिशरी। ठीक है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान ले तो विधायिका वहां पर अब कुछ कर नहीं पाएगी। इसी के आनन फानन में, ठीक है, कहा जाता है इसी आनन फानन में जो है आग बबूला होकर के 42वां क्या कर दी? संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन करके उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 368 में 4 भी जोड़ा और क्या भी जोड़ा? 5 भी जोड़ा। और जोड़कर उन्हें लिखा क्या? पुनः पहले वाली बात, गोला गोले के क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ कि अगर, और इसको बनाया क्या? सॉरी, एनजेआर। ठीक है, जैसे ही यह अमेंडमेंट हुआ 42वां संविधान संशोधन, ठीक इसी के बाद जो है 1980 में एक और केस आ गया, मिनर्वा मिल्स। ठीक है, मिनर्वा मिल्स में पुनः जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट, कहता है कि मैडम यह जो आपका क्या है अमेंडमेंट है, यह अमेंडमेंट भी किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसीलिए, और यह किसके खिलाफ माना जाएगा? अमेंडमेंट के खिलाफ है। इसका मतलब आपका जो 42वां अमेंडमेंट है रिगार्डिंग 368, यह क्या हो गया? इसका वैल्यू 0। क्या सोचिए, एक लड़ाई चल रही थी फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करने का, राज्य की तरफ से डीपीएसपी को प्रमोट करने का। इस समय तक सुप्रीम कोर्ट आते आते इस बात पर वह आश्वस्त हो चुका है कि इस देश को सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं, इस देश को फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डीपीएसपी भी दिया जाना चाहिए। इसलिए मिनर्वा मिल्स में उन्होंने जो अगला स्टेटमेंट दिया वह क्या है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों ही हमारे देश के लिए क्या है? अभिन्न हिस्सा है, और दोनों के बीच क्या होनी चाहिए? सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तब से अब यह दोनों क्या हो गए? एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या फिर क्या हो वो डीपीएसपी हो। ठीक है, समझ पाए आप लोग? कितना केस था इसमें? एक पहला केस क्या था आपका? चंपकम दोराई राजन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? शंकरी प्रसाद। उसके बाद क्या था? सज्जन सिंह का मामला था। उसके बाद क्या था? गोलक नाथ का मैटर था। उसके बाद केशवानंद भारती, और केशवानंद भारती बनाम केरला के बाद क्या था? मिनर्वा मिल्स। किस केस तक आते आते यह निर्धारित हो चुका था कि हमारे देश के लिए दोनों ही आवश्यक है और दोनों के बीच क्या स्थापित करना है? तो कभी सवाल आ जाए कि फंडामेंटल राइट्स के मद्देनजर डीपीएसपी को क्या हटा देना चाहिए, तो क्या आप इस केस को कोट करेंगे? अकॉर्डिंग टू मिनर्वा मिल्स हमारे लिए दोनों ही क्या है? आवश्यक है, और दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अब आप समझ पाए आर्टिकल 13 का 12-13? एनर्जी लूज, जलो नहीं। तुम भी चाय लेकर बैठा करो। सुबह सुबह आलो ठास भोजनम करके आते हो? नहीं, आप लोग भी नहीं खा के आते हैं?
ठीक है, मुझे अभी से लेकर कितने 3 बजे तक जो है इसी क्रम में रहना है, चाय पर ही टिके रहना है। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। आर्टिकल 12 समझ में आ गया? क्या है आर्टिकल 12? क्या? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 क्या है? तो मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान कर रही है कौन? आर्टिकल। इसका विवाद किस आर्टिकल के साथ हुआ? 368। आरंभिक काल में राज्य ने किसको तवज्जो दिया? फंडामेंटल राइट्स को या डीपीएसपी को? राज्य, फंडामेंटल राइट्स। बहुत अच्छा है। हम तो कम से कम मैट्रिक के बाद संभल गए थे, तुम तो मैट्रिक के बाद तो नहीं संभले हो। सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका टकराहट हुआ किससे था? आर्टिकल 368 के साथ। क्यों टकराहट हो गया? क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में 368 का वर्णन किया, इसलिए यह विवाद सामने आया, क्या संशोधन करके मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है या नहीं। तो यह विवाद जो है गोला गोले के भीतर, कभी गोला गोले के बाहर हो रहा था। ठीक है, जो वर्णन नहीं किया गया तो दोनों ही प्रकार का जो है इसका व्याख्या हो सकती थी। ठीक है, तो राज्य ने क्या व्याख्या कर रहा था कि दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है, जबकि किसे, चाहे वो क्या हो, शंकरी प्रसाद का मामला हो, सज्जन सिंह का मामला हो, ठीक है, इसमें जो है पिटिशनर का रास्ता क्या था कि ये गोला गोले के क्या है? भीतर है। क्यों चाह रहा है ऐसा? क्योंकि उनका संपत्ति बच जाए। क्योंकि गोला गोले के भीतर है, इसका मतलब 368 के तहत हम क्या नहीं कर सकते हैं? मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकते हैं। जब मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकते तो सिंपल सी बात है कि आप राइट टू प्रॉपर्टी से उसे हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चल कर के होनी को कुछ और ही क्या था, मंजूर था। केशवानंद भारती, फिर मिनर्वा मिल्स। तो इस प्रकार आपके सामने, हाँ शायद नोट्स मिलने वाला था, आज नहीं मिल पाया शायद आपको, कल था। हाँ सर, बाहर चले कुछ काम में फंस गए थे। ठीक है, कल मिल जाएगा। ठीक है, भाग 2 का, और जो शायद आर्टिकल 13 का भी नोट्स जो है कल ही जो है कोशिश करें कि शाम तक हम इनको सेंड कर दें, ये आप लोगों को ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, अगर कोई बाधा नहीं आई तो, वरना कल तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मौलिक अधिकार, और डालिए हेडिंग राइट टू इक्वालिटी। आप लोग पसंद करते हैं इतना डीप में पढ़ना या हैं? कितने लोग पसंद करते हैं? देखो, तो मरना तो है ही, या तो कल मरो या आज मरो। ठीक है, पीटी पढ़ के कौन पास किया है कमीशन? या आपका लक्ष्य कुछ और भी है? सिर्फ बीपीएससी यूपीएससी सिर्फ नहीं है, और भी है, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, लाइफ के साथ इतना बड़ा रेस्ट मत लिया कीजिए। ठीक है, कमीशन वमीशन हो तभी बैठा कीजिए क्लास में, वरना तो आपका काम बिना क्लास का भी हो सकता है। रेलवे स्टेशन में क्या है, क्योंकि 2-3 किताब आते हैं, उसको रट लीजिए। मैथ में आपका कौशल अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग में आपका कौशल अच्छा होना चाहिए, बस जॉब तो आसानी से मिल जाती है। अब आर्टिकल 13 को इतना डीप में पढ़िएगा रेलवे के लिए, तो मुर्गी पे तोप चलाना ही हुआ जैसा। लिख लिया आप लोग? राइट टू इक्वालिटी मीन्स व्हाट? समानता या समता का, या क्या बोल सकते हैं इसको, समानता का अधिकार। आर्टिकल कहां से कहां तक है?
देखिए, एक तो ये है कि 5 मिनट में आपका ये पूरा अधिकार समाप्त, ठीक है। मैं आऊँ आर्टिकल जो है आपको छपवा दूँ कि हाँ आर्टिकल 14 में 2 ही बातें लिखी गई हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसको याद कर लीजिए, पीटी पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 15 एंड 16, ठीक है, दोनों का संबंध किससे है, आरक्षण से है। आरक्षण 2 जगह मिलती है, शिक्षा के क्षेत्र में एंड नौकरी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो है आर्टिकल आपका 15 है और नौकरी के क्षेत्र में आर्टिकल 16 है। इसके लिए जब राज्य आरक्षण देगी तो स्टेट हैज़ नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, आर्टिकल 15 में 5 बेसिस बताए गए हैं, आर्टिकल 16 में 7 बेसिस बताए गए हैं। राज्य विभेद नहीं करेगी, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो। अब ये नाना प्रकार का 5 बताए गए हैं, हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। हमको जब जब किसी लाइन में समस्या होती है तो हम उल्टा पढ़ लेते हैं। हम इस लाइन को ऐसे पढ़ते हैं, राज्य इस 5 पर विभेद नहीं करेगी, बाकी सब पर विभेद धूमधाम से कर सकती है या ना। अगर राज्य कहे कि स्टेट हैज़ नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो क्या लिमिट हो गया ना, फिर इतना ही आपका 5 ही, ठीक है। इसका मतलब 5 ही आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर विभेद कर सकता है, ठीक है। हम लोग इस टाइप के विद्यार्थी हुआ करते थे, टीचर को हमेशा लंगी लगाने का काम, तो बोर्ड पर नहीं, क्लास से बाहर, ऑफिस में, कि सर जरा बताइए, वो बोलते तू दिमाग कुछ ही हो। उनको बताया कि सर हम पहले कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे भीतर लालसा होती है कि हम हर चीज़ को क्या करें, समझे, परखे, क्या है ये मैटर, ठीक है। लोग बोलते थे इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, खाली तुम इतना समझ जाओ आर्टिकल 15 में क्या है, 5 चीज़ें विभेद नहीं तो बस इतना तुम्हारा काम निकल जाएगा। बोला कि नहीं, इसके अलावा कहाँ कहाँ विभेद हो सकता है। उसके बाद में जानकारी, जब ये रिजल्ट सामने आया कि यह जो हम लोग उस समय सोच कर बैठे थे कि 5 के आधार पर विभेद नहीं हो सकता है, बाकी सब पर, इसी का तो रिजल्ट था EW, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। क्या यू 5 में लिस्टिंग है, क्या वो 7 में 16 में लिस्टिंग है, विभेद कर दी ना स्टेट, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, विभेद भी 2 प्रकार का होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी 2 प्रकार का होता है। समझते हैं आप लोग ये सब चीजें। विभेद का मतलब समझते हैं आप, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, भेदभाव, मतलब तो हिंदी हो गया भेदभाव, ठीक है। भेदभाव भी 2 प्रकार का होता है, एक है आपका प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, और एक क्या है आपका एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आरक्षण जो है डिस्क्रिमिनेशन का ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो आप कितने लोग आरक्षण के पक्ष में नहीं है, पक्ष में नहीं है, बाकी सब लोग पक्ष में है, ठीक है। कुछ लोग कुंठित भाव से क्या है, बोले कि ना बोले, कहीं ऐसा तो फंस तो नहीं जाए कहीं बोल करके, ठीक है। देखो हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। जिनको आरक्षण मिल रहा है उनके लिए क्या है, जय जय, यस, बहुत अच्छी चीजें हैं। जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, छी, ये आरक्षण वाले लोग कितने चीप टाइप के, कम पढ़ते हैं, नौकरी पा लेते हैं, ठीक है। इसी मानसिकता के लोग हैं हम। जो है हमें आरक्षण नहीं मिलती है, फिर भी हम धूमधाम से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी लगे ऐसा कि हम किसके पक्ष में हैं, तो आरक्षण मुझे नहीं मिलती है, मैंने आज तक आरक्षण का उपभोग नहीं किया है, फिर भी हम इसके क्या हैं, पक्ष में हैं, आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 मिनट में जो आप दिमाग में ठान कर बैठे कि आरक्षण बहुत खराब चीज है, आप 2 मिनट 2 सेकंड लगेगा, आप ही बोलेंगे आरक्षण अच्छी चीज है। कैसे? हमारे समाज में जब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ क्लास जो क्या थे, समान क्लास से बहुत आगे थे। क्यों? क्योंकि वो ऋग वैदिक काल से 100% आरक्षण ले रहे हैं। ये बहुत दर्द होता है। किसी ब्राह्मण को कहो कि आरक्षण ले, अच्छा जो चीजें हैं, इसे सबसे ज्यादा जो दर्द है वो किसको, ब्राह्मणों को है, ब्राह्मण राजपूत, ये सब जो चीजें हैं। लेकिन उनको ये बात कहिए कि आप जो इनको मिला हुआ है कितना %,
किसी को 15, किसी को 7, किसी को 10, किसी को क्या है 27। लेकिन प्रभु आप आज से नहीं, आप वैदिक पीरियड से 100% आरक्षण पाते आ रहे हैं, 100%। ठीक है, तब तो आपको इतना दर्द नहीं हुआ। और ये बेचारे कुछ सालों से ही आरक्षण पा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। अब चूंकि क्या है, तो कुछ इस प्रकार क्लास बना, और इनके साथ खड़े कौन है? भीमराव अंबेडकर। आप वंचित लोगों के साथ खड़े कौन है? इसलिए तो कहा जाता है कि जब आपका देश क्या हुआ आजाद, जब हमारा क्या है नेता सब आजादी आजादी की मांग कर रहे थे, तब पूछ बैठे अंबेडकर का आजादी किसको चाहिए आजादी? तब बोला कौन? नेहरू। किसको? अंबेडकर। तो बावला तो नहीं हो गया है? तब इन्होंने समझाया कि भाई आजादी उसे चाहिए जो पहले आजाद थे, गुलाम बने, फिर अब उन्हें क्या चाहिए? आजादी। जो कभी आजाद ही नहीं हुए, जो कभी आजाद ही नहीं हुए, पोस्ट वेदा पीरियड के बाद जो है, जो क्या थे, जो शूद्र थे, वो क्या कभी आजाद हुए ही नहीं। बोले भाई ये पहले भी गुलाम थे भारतीयों के, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल सल्तनत, फिर ब्रिटिश, और जब इनको बिना अधिकार दिए अगर देश आजाद हो जाए तो यह फिरों भारतीयों का क्या हो जाएंगे? यह मतलब इनका मालिक चेंज होगा, इनकी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए आवश्यक है कि इनकी अधिकार को पहले सुनिश्चित किया जाए। अरे बात समझ में? इसलिए कहा जाता है वंचित वर्गों के लिए भगवान कौन है? ठीक है, इसलिए जब भी कभी बोलने का इच्छा करे तो इनको ये सब योगदान को सामने रखा कीजिए। ठीक है, रखे थे आप लोग? चलिए अच्छी बात है। एक आध दो लेक्चर तो हम भी देखे थे, हम एक आध दो वर्ड देख कर देखो क्या बॉडी लैंग्वेज समझाते हैं कि हाँ अच्छा कोई फ्लुएंटली बोला तो अच्छा ही बोला होगा। ठीक है, कंटेंट तो उतना हम भी नहीं सुने, लेकिन अच्छा लगा। शायद आपका था, एक और कोई था जिसका मैंने देखा था, अच्छा था। बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, इसी को अच्छा बाकी लोग भी जो है जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो बोलने की आप रखिए आतुर, मतलब ये नहीं कि छुप गए कहा हम नाम न कहीं ले ये समस्या हम लोग आज तक कभी जो है किसी प्रोग्राम में भाग नहीं लिए, और इसका खामियाजा भुगतना तब पड़ा जब कहीं नौकरी वोकरी नहीं मिल रही थी। जब टीचिंग लाइन में आना था तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हम पढ़ाएंगे कैसे भाई। ठीक है, तो बोला कि नहीं अगर प्रोग्राम में पहले भाग लिए रहते। खैर ये तो अचानक घटने वाली क्या कर, जब मालूम चला कि इधर भी सब वही है, ठीक है, तो बोला कि हम धूमधाम से बैटिंग कर सकते हैं। क्या थे हम लोग? हाँ अंबेडकर। ठीक है, कुछ बता रहे थे क्या अंबेडकर पे? क्या बता रहे थे? हाँ आरक्षण पर। अब देखिए कुछ जो लोग जो आगे बढ़ गए हैं और कुछ जो क्या रह गए हैं, पीछे रह गए। इक्वालिटी का मतलब क्या है? समानता। समाजवाद का मतलब क्या है? समानता, इक्वालिटी। इक्वालिटी लाने का अब दो ही रास्ता है, या तो इनका ग्राफ बढ़ा दिया जाए या तो इनको काट दिया जाए इतना। तो कौन सा रास्ता अच्छा है? किसी के विकास को काट दिया जाए या किसी की जो क्या है गति है उसको एक्सलरेट कर दिया जाए। देखिए आप सभी आरक्षण के पक्ष में हैं, यही तो है आरक्षण। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि आरक्षण के खिलाफ है तो उनसे यही सवाल पूछिए। वो 2 सेकंड लगे नहीं यही क्या है सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट है। ठीक है, यही तो है क्या आपका आरक्षण। अब इनको जब एक्सलरेट कीजिएगा तो भाई इनके साथ विभेद तो होगा। अगर समान एक्सलरेट कीजिएगा, समान एक जैसे आप जो है एक्सलरेट कीजिएगा तो इनका ग्राफ जो जिनका क्या जो पहले से बढ़ा हुआ वो तो और आगे निकल जाएंगे। मतलब इससे समानता कभी नहीं आ सकती है। इसका मतलब है कि एक को छोड़ करके दूसरे का हाथ पकड़ करके स्टेट क्या करेगी? आगे लेकर जाएगी। कब तक? जब तक ये लाइन इसको टच न कर ले। इसलिए आरक्षण की सीमा कब तक होगी इस पर बात हो सकती है धूमधाम से, लेकिन आरक्षण नहीं हो ये अपने आप में क्या है। ठीक है, कब तक हो, कितना हो, इस पर डिबेट हम लोग भी करेंगे आर्टिकल जब पढ़ेंगे 16। ठीक है, लेकिन आरक्षण के विरुद्ध होना ये अपने आप में क्या है, नैरो माइंडेड है।
इससे आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। तो यह जो विभेद है, यह विभेद जो है कैसा विभेद है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है या एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। आ रही बात समझ में? संरक्षणकारी विभेद कहते हैं, किसी वर्गों का संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसलिए कहा जाता है रिजर्वेशन इज अ बेस्ड ऑन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। आरक्षण खुद अपने आप क्या है, विभेद का एक एग्जाम्पल है, लेकिन विभेद कैसा है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। सब लाइन को लीक कराया कीजिए, ठीक है। अब लिखते हैं हाँ आरक्षण मिला हुआ है आर्टिकल 15 में, आर्टिकल, अब ये सब चीज देखते देखते जो है बोर हो चुका है, उसको चाहिए भाव, क्या आरक्षण की क्या भावना है। खैर ये तो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15 और 16 के साथ। आर्टिकल 14 को पहले देखिए क्या है। आर्टिकल 14 जो है इसमें 2 एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और 2 एलिमेंट से मिलकर बना ही है। एक क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, विधि के समक्ष कैसे, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण। 2 बातें कही गई है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। अब इस बात को समझिए क्या है, सबसे बड़ी बात है यह जो प्रावधान है आपका आर्टिकल 14 में जो बातें कही गई है, ये आर्टिकल 14 की जो बातें हैं ये ली गई है एक यूके का विद्वान हुआ करते, का नाम था प्रोफेसर डायसी, प्रोफेसर डायसी, ठीक है, विद्वान है, नाम है प्रोफेसर डायसी। इन्होंने एक थ्योरी दिया का नाम है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में 3 एलिमेंट था। कहा जाता है कि उस स्टेट को माना जाएगा, उस स्टेट को, या हम कह सकते हैं उस स्टेट में रूल ऑफ लॉ है जहां पर ये 2 एलिमेंट तो है ही, साथ ही साथ वह एलिमेंट जुडिकल, बात को समझ लीजिए, यह जो एलिमेंट है कौन सा, आर्टिकल 14 में जो लिखी गई बातें हैं, आर्टिकल 14 का जो 2 एलिमेंट है वो एलिमेंट कहां से लिए गए हैं, रूल ऑफ लॉ से लिए गए। रूल ऑफ लॉ में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। 3 एलिमेंट में पहला 2 एलिमेंट क्या ही है, जो आर्टिकल 14 में कही गई है, ठीक है। जो तीसरा एलिमेंट है कहता है वह स्टेट जो जुडिकल, ठीक है, मतलब क्या, न्यायिक जो ऑर्डर है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जुडिकल जुरिस्डिक्शन से क्या हो रही हो, संचालित होती हो। तो आप देखिएगा कि हमारा जो स्टेट है ये कॉन्स्टिट्यूशन से तो चल ही रही है, साथ ही साथ समय टू समय पार्लियामेंट लॉ भी बना रही है, साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस भी लाती है, अध्यादेश, और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जो है किसी किसी मुद्दे पर वह जुरिस्डिक्शन भी दे रहा है, आदेश भी पारित करता है, वह आदेश भी संचालित हो रहे। इसका मतलब है हमारा जो देश है वह सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ना चल करके, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ, अध्यादेश, साथ ही साथ क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशरी जुडिस्डिक्शन, मतलब न्यायालय के आदेश से भी हमारा स्टेट क्या होता है, संचालित होता है। अब बड़ा सवाल कि इतना कुछ से संचालित हो रहा है तो सबसे बड़ा कौन है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इसलिए है क्योंकि ये सारा जो काम करेंगे किसके दायरे में रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ही पार्लियामेंट लॉ भी बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ही राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ही जुडिशरी जो है जुरिस्डिक्शन भी
पास करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, संविधानवाद है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, संविधानवाद है। यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। लेकिन हमारे देश को संचालित करने में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, साथ ही साथ क्या है, पार्लियामेंट्री लॉज भी है। ऑर्डिनेंस किसका है, प्रेसिडेंट का। साथ ही साथ क्या है, जुडिकल जुरिस्डिक्शन भी है। यही बातें कौन कहती है, प्रोफेसर डाइसी अपने कौन से थ्योरी में, रूल ऑफ लॉ में। यहीं से जो है दो शब्द उठा करके कहां चिपका दिया गया है। तो क्या हम कह सकते हैं आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित करता है? क्या हम कह सकते हैं? लास्ट बेंच कह सकते हैं या बीच में खो गए थे? यूनाइटेड किंगडम, प्रोफेसर डाइसी, वाओ, टेम्स रिवर, हैमिल्टन का वो पीच। आप लोग नहीं खोते क्या बीच में? आप लोग कितने प्रबुद्ध विद्यार्थी, आप लोग पूरा 2.5 घंटे तक पूरे क्लास में रहते हैं। हम तो बीच बीच जब नींद खुला, ओ माय गॉड कौन से पा रहे का हो और दोस्त बता ठीक है। ये एक स्वाभाविक घटनाएं हैं, इसे होते रहते हैं। ठीक है, आप लोगों का भी चेहरा देख कर लगता है कि आप भी कभी कभी बीच में कुछ का तो साफ रहा था कि कुछ जा रहे हैं सगुना मोड़, कुछ आ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छा गोला रोड, आरपीएस मोड़। ठीक है, शाम का वो नज़ारा सगुना मोड़ का। ठीक है, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है आपके चेहरे पर। जिनके दिमाग में चल रही है वो संभल जाइएगा। ठीक है, बाईपास। देखो मेरा मानना है टीचर को विषय के साथ साथ ना साइकोलॉजी पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। उन्हें यह तो पता हो कि सामने वाला बंदा पढ़ भी रहा है या। ठीक है, हम तभी अपना गाड़ी बंद कर देते हैं जब देखते हैं आप लोग क्लासरूम से कहाँ भाग गए सगुना। आप देखिए अक्सर कि बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, क्यों? और आप ये भी गेस कीजिए जैसे ही आपका दिमाग कहाँ जाएगा, बाहर, यहाँ पर गाड़ी बंद। ठीक है, इसलिए थोड़ा क्लास में ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए बात समझिए, आर्टिकल 14 किसका प्रोडक्ट है? प्रोफेसर डाइसी का कौन सा थ्योरी? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट। 2 एलिमेंट वही जो कहाँ लिया गया। तीसरा एलिमेंट क्या था कि वह स्टेट जो जुडिकल जुरिस्डिक्शन से भी क्या होती है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या भी है, रूल ऑफ लॉ भी है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या आर्टिकल 14 में तो 2 बातें साफ साफ लिखी गई हैं, और साथ ही साथ हमारा देश भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संचालित तो होती ही है। तो हमारे देश में क्या भी है, रूल ऑफ लॉ भी है। इसका जो सिंबल है वो सिंबल क्या है, आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 से यह पता चलता है कि हमारे यहाँ क्या रूल ऑफ लॉ है। यहां तक क्लियर? अब बड़ी बात यह है कि क्या आर्टिकल 14, क्या आर्टिकल, ये 2 वर्ड क्यों लिया गया? क्या एक वर्ड से ही समानता नहीं आ रही है? ऐसा लग रहा है दोनों शब्द तो एक ही जैसा है। आपको भी लग रहा है? अब समझ लीजिए क्या है। ये बताओ, हम समानता लाना चाह रहे हैं, ये समानता मेरा लक्ष्य है या रास्ता है? रास्ता है। समानता लाना हमारा लक्ष्य है ना जी। रास्ता क्या है तुम्हारा? कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स नहीं। अब जरा समझिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब विधि के समक्ष सभी क्या है, ये रास्ता है। क्या इस रास्ते से समान हो पाएगा सब कोई? तो मान लिया जाए, जैसे हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ को अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, मान लिया जाए कि हमारा 5 बच्चे हैं, मान लीजिए, है नहीं, ठीक है। उसके बाद इस बच्चे में क्या है, वेराइटी है। वेराइटी ये है कि 3 गो जो है खा पी के गैंडा जैसा है, और 2 जो है कुपोषित हो गया बेचारा, 2 कुपोषित। और हमारे यहाँ आ रहा है 5 केजी दूध। ठीक है, अगर हम सिर्फ फॉलो करें इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसका मतलब क्या है, सबको 1-1 केजी मिलेगा। ठीक है, जैसा बताइए, इस कंडीशन में अगर हम
छोड़ दें तो 5 साल बाद ये गैड़ा से हाथी बन सकता है, डबल हाथी। ये बेचारे लिकलिका ले रह जाएगा। ठीक है, हम रास्ता तो अपनाए सही, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। क्या हम समानता जो लक्ष्य है क्या उसको पा पाए? इसीलिए सिर्फ एक शब्द नहीं लिया गया है, दूसरा शब्द जोड़ा गया है। क्या चाहिए? विधि के समक्ष समान संरक्षण। अच्छा, इसमें क्या भी शामिल हो जाएगा? असमान लोगों के लिए असमान कानून और समान लोगों के लिए समान कानून। अच्छा बताओ, हमें पाना क्या है? समानता। इसके लिए करना क्या होगा? अब हमारी कैपेसिटी 5 केजी दूध का ही है और समानता लाना है, तो क्या करेंगे? इनका हिस्सा तो काटना पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा तो अगर इनका हिस्सा काटे तो क्या हम पहले वाले को काट दें या सबको एक बराबर काटे? इसे कहते हैं समान लोगों के साथ समान व्यवहार। ठीक है, अच्छा जो यहां से दूध जब बचा काट करके किसी एक को घोड़ कर पिला दें या जो आया है एक्स्ट्रा दूध उनका बंटवारा क्या हो? बराबर बराबर हो। इसका मतलब समान लोगों के लिए समान व्यवहार, समान लोगों के लिए समान, असमान लोगों के लिए असमान कानून। आ रही बात समझ? इसलिए एक शब्द नहीं समानता ला सकती है, दूसरा शब्द क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नॉट इक्वालिटी बिफोर द लॉ। साथ ही साथ क्या जोड़ा गया है इक्वालिटी बिफोर द लॉ के साथ? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब विधि समान लोगों के साथ क्या करेगी? समान संरक्षण करेगी। ये बात समझ में आई हैं? या बत्ती जली की उड़ गई? आज लग रहा है आप लोग बहुत हैक्टिक हो गए, इसको यहीं पे छोड़ते हैं आज। ठीक है, आज काफ़ी कंसेप्ट भी निकल गया है ना। तो आर्टिकल 14 चूँकि अप्रॉक्सीमेटली समाप्ति है। ठीक है, कल हम लोग चूँकि अब ऊर्जा बचेगी तब जा कर के हम लोग, कल क्लास नहीं है क्या? तो धूमधाम से आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो आपको टाइम मिलेगा 2-3 दिन का रिवाइज कीजिए। फिर हम लोग जो है 15, 16, 17 और 18 पढ़ेंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरक्षण, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या है वह स्टेट? अच्छा कौन सा